तो चलिए आज बात करते हैं धर्मवीर भारती के मशहूर हिंदी क्लासिक गुनाहों का देवता की। हम इसकी भावुक और काफी उलझी हुई दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सीधा चलते हैं इलाहाबाद की उस सुबह में जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। कहानी हमें सबसे पहले ले जाती है इलाहाबाद। और क्या कमाल का जिक्र है इस शहर का। मतलब इसे सिर्फ एक शहर नहीं बताया गया है, बल्कि ऐसा लगता है मानो किसी रोमांटिक आर्टिस्ट ने अपनी मर्जी से बिना किसी नियम कायदे के इसे बना दिया हो। कहीं कुछ, लेकिन हर कोना खूबसूरत अपने अलग ही मिजाज में। तो इसी खूबसूरत शहर की एक प्यारी सी सुबह में हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो से, चंदर से। चंदर कौन है? वो एक कह सकते हैं काफी पढ़ा लिखा, सोचने विचारने वाला नौजवान है और हम उसे देखते हैं अल्फ्रेड पार्क में सुबह की शांति और खूबसूरती का मजा लेते हुए। जरा चंदर के हुलिये पर गौर कीजिए, क्या तस्वीर बनती है दिमाग में। पश्मीने का एक लंबा सा कोट है, पैरों में पेशावरी सैंडल और हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे नौजवान की इमेज बनाती हैं जो थोड़ा अलग है, कोमल है, किताबी है और अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन चंदर का ये अकेलापन ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। बहुत जल्द पार्क में ही उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है और इन मुलाकातों से हमें उस जमाने के समाज और लोगों की सोच के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो सबसे पहले टकराते हैं ठाकुर साहब। बड़े ही मजेदार और हंसमुख किस्म के इंसान हैं। वो देखते हैं कि चंदर लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा है तो बस अपने चिर परिचित अंदाज में उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पास में कमल के तालाब के किनारे उनकी नज़र एक और साहब पर पड़ती है जो एकदम अपनी ही धुन में मगन है। ये हैं बिसारिया जी। पेशे से कवि हैं और इनका अंदाज थोड़ा नाटकीय है। मतलब हर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव। एक तरफ है चंदर, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, एकदम प्रैक्टिकल, उसके लिए प्यार और कविता क्या है, बस एक तरह की दिमागी बीमारी। और दूसरी तरफ हैं विसारिया जी जो इस बात से भड़क जाते हैं। ये जो बहस है बहुत मजेदार है। खैर, पार्क की इन मुलाकातों के बाद कहानी का रुख बदलता है और हम कहानी के बिल्कुल कह सकते हैं दिल के करीब पहुंचते हैं। चंदर वहां से सीधा जाता है अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के घर उनकी बेटी सुधा से मिलने और यहीं से इस कहानी की असली धड़कन शुरू होती है। देखिए, चंदर और सुधा का जो रिश्ता है वही इस पूरी कहानी की जान है। चंदर सुधा के लिए एक गाइड है, एक मेंटर, और सुधा के लिए वो उसकी देखभाल भी करती है, उसे परेशान भी करती है और कहीं ना कहीं उसकी ज़मीर की आवाज़ भी है। मतलब एक बहुत ही गहरा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ता है दोनों का। उनके रिश्ते की ये जो चंचलता और मासूमियत है वो एक छोटी सी बात से पता चलती है। चाय। सुधा उसके लिए ढेर सारे दूध वाली चाय बनाती है। चंदर को वो पसंद नहीं। वो कहता है, अरे मुझे तो कड़क चाय चाहिए। सुधा मजाक में कहती है कि भाई, तुम जैसे विद्वानों के लिए यही दिमागी खुराक है। और फिर जैसे ही सुधा दूसरी तरफ मुड़ती है, चंदर चुपके से दोनों के चाय के कप बदल देता है। और सुधा का यह प्यार से चिढ़ाना तो चलता ही रहता है। वो हमेशा उसे छेड़ती है कि अरे, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले साहित्य के बारे में क्या जानेंगे। उनकी बातचीत में हमेशा यही मीठी नोकझोंक, यही भोलापन रहता है और यही चीज उनके रिश्ते को इतना इतना प्यारा बनाती है। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सुधा चंदर को एक काम से भेजती है। काम है अपने पापा की एक मैन्यूस्क्रिप्ट को टाइप करवाना। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा काम लगता है ना? लेकिन ये मामूली सा काम कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है। काम बड़ा सिंपल था। डॉक्टर शुक्ला की एक जरूरी लिखाई थी, उसे लखनऊ भेजना था, तो बस उसे शाम तक टाइप करवाकर लाना था। पर जैसा कि कहानियों में होता है, अक्सर ऐसे ही छोटे मोटे काम ही सबसे बड़े मोड़ का कारण बनते हैं। मगर चंदर जिस पते पर पहुंचता है, वहां का नजारा बिल्कुल अलग है और देखते ही देखते ये टाइपिंग का सीधा सा काम एक रहस्यमयी पहेली में तब्दील हो जाता है। सोचिए, बंगले का नाम है रोज लेन। नाम सुनकर तो लगता है कि गुलाब ही गुलाब होंगे, लेकिन वहां गुलाब का तो नामो निशान तक नहीं है। चारों तरफ बस वीरानी है, उदासी है, जंगली घास उगी हुई है, गेट टूटा पड़ा है और एक अजीब सी डरावनी सी खामोशी छाई हुई है। लेकिन फिर चंदर को बंगले के पीछे की तरफ गुलाबों का एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा दिखता है। वो हैरान रह जाता है। वो बस एक पीले गुलाब को देख ही रहा होता है, उसकी खूबसूरती में खोया हुआ, कि तभी अचानक पीछे से कोई उसे कस के पकड़ लेता है और सीधा चोरी का इल्जाम।
खैर ये सारा ड्रामा जल्दी खत्म हो जाता है जब पता चलता है कि ये तो एक गलतफहमी थी। और इसी बहाने हमारी मुलाकात होती है इस अजीब से बंगले में रहने वालों से। एक हैं बर्टी डिसूजा, जो बीमार हैं और काफी दुखी लग रहे हैं, और दूसरी है उनकी बहन पैमी, और पता चलता है कि असली टाइपिस्ट तो पैमी ही है। फिर पैमी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि कैसे उसकी पत्नी की मौत के बाद उसके भाई बर्टी की दिमागी हालत ठीक नहीं रही। ये जो गुलाब का बागीचा है ना, ये बर्टी की पत्नी की आखिरी निशानी है, और बर्टी को बस यही डर लगा रहता है कि कोई इन्हें चुरा न ले, इसीलिए उसने चंदर को पकड़ लिया था। तो कहानी के इस शुरुआती हिस्से में हमने क्या देखा? हमने किरदारों को मिलते हुए देखा, उनके रिश्तों की नींव पड़ते हुए देखी। एक तरफ तो चंदर और सुधा की अपनी एक अलग मासूम सी दुनिया है, और दूसरी तरफ बर्टी जैसे किरदार हैं जिनका दुख हमें उस दौर के समाज की मुश्किलों की एक झलक देता है। लेकिन इन सब के बीच में कहानी का जो केंद्र है वो है चंदर और सुधा का रिश्ता। उनकी अपनी एक दुनिया है जो बाहर की दुनिया के दुख, दर्द और उलझनों से जैसे बिल्कुल अलग हो। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्यार और मासूमियत की बुनियाद पर टिका है, और सच कहूं तो यही इस कहानी की आत्मा है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ऐसा रिश्ता जो इतना पाक है, इतना मासूम, जब उसका सामना असली दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से होगा तो क्या होगा? क्या ये रिश्ता टिक पाएगा या बिखर जाएगा? बस यही सवाल है जिसका जवाब ये कहानी आगे चलकर ढूंढती है।